हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जीएनजी में। मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, यानी मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्या चीज़ें होती हैं। और जितना भी मैंने पहले आपको बताया है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, कैसे हम लोग बेसिक से सॉल्व करेंगे, कैसे शॉर्ट तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज उसी के आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो है हमारे पास आगे आने वाले और भी जो कॉन्सेप्ट हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले एक टर्म्स आता है यहाँ पे, कौन सा, आपका प्रेजेंट वैल्यू। अब ये प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, और इस जो प्रेजेंट वैल्यू है इसको हम लोग एक तरीके से कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, क्या होगी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू जो होती है ना, प्रेजेंट वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं इस टाइप में। तो जैसे आपने कहा कि मैंने एक ना सर्टेन अमाउंट जो है वो डिपॉजिट किया है, ठीक है ना, मैंने एक सर्टेन अमाउंट बैठ किया। अब देखो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। कह रहा है कि अमित ने एक सर्टेन अमाउंट जो है वो डिपॉजिट किया हुआ है बैंक में। ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, 10% पर एनम है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। और जितने भी कंपाउंडेड एनुअली होंगे, कंपाउंडेड सेमी एनुअली होंगे या कंपाउंडेड क्वार्टरली होंगे, उनके बारे में तो आप सभी को पता ही है। कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपसे कह रहा है कि अनिल रिसीव अ सम ऑफ रुपीज 13230 रुपीज। तो अनिल को एक साल के अंत में, कभी आपसे क्वेश्चन में कहेगा 2 साल में, कभी कहेगा 3 साल में, कभी कहेगा 4 साल में, इस टाइप से आपको देगा। तो यहाँ पे अभी 1 ईयर की बात कही गई है। ठीक है ना, तो आपसे कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर एक सर्टेन अमाउंट इसने क्या किया है, डिपॉजिट किया है। एक साल के अंत में उसके पास जो अनिल को रिसीव हुआ है वो कितना सम रिसीव हुआ है, 1,00,000 यहाँ पे हुआ है 13,230, यानी 13230। ठीक है, तो आपसे कह रहा है द सम डिपॉजिट द बैंक, यानी उसने कितने रुपए डिपॉजिट करे थे, बेसिकली इस टाइप की चीजें होती हैं। ये होता है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू। किसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या थी, ठीक है, यानी इसने कितने रुपए डिपॉजिट किए थे, एक तरीके से वो हमें बताना है। अब देखो एक चीज मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि जब मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था, तो मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। ठीक है ना, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। तो जो प्रेजेंट वैल्यू होती है ना, ठीक है, जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास क्या, P। जो प्रिंसिपल होता है हमारे पास उसी को हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ही क्या होता है यहाँ पे, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को बोला जाता है क्या यहाँ पे, PV, यानी प्रेजेंट वैल्यू। और जो अमाउंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू। ये तो मैं आपसे कई बार कह चुका हूं। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जो अमाउंट होता है वो आपका फ्यूचर वैल्यू होती है, जो पी होता है वो हमारे पास कौन सी होती है, प्रेजेंट वैल्यू होती है। ठीक है, बाकी आप सभी को बताइए, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन मतलब टाइम। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू इस तरीके से चीजें होती हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू आपकी आती है कई बार क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी। अब देखो यहां से अगर हम पी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या आएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी ए मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपकी फ्यूचर वैल्यू हो गई, अपॉन ये वैल्यू अपॉन में आ जाएगी तो 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यूज को, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब इसी पे क्वेश्चन जो था हमारे पास ये कि अमित ने डिपॉजिट किया है एक सर्टेन अमाउंट इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली आया है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब क्या हो गया हमारे पास, हाफ ईयरली हो गया। सेमी एनुअली का मतलब क्या हो गया, हाफ ईयरली हो गया। तो आर जो आपको गिवन है यहाँ पे, आर आपको कितनी गिवन है, आर आपको गिवन है यहाँ पे कितनी, 10%। तो अब ये 10% ना होकर के क्या हो जाएगी, 10/2, यानी कितना हो जाएगा आप बताओ, 5% हो जाएगी। तो अब 10% ना होकर के कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगी, क्योंकि ये हाफ है। और टाइम मैंने आपसे कहा था कि टाइम जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो टाइम आपका कितना होगा, अभी कितना टाइम दे रखा है जरा बताओ, एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी 1 ईयर है, तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टाइम कितना हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा। तो अब ये हो गया हमारे पास कि नाउ द रेट परसेंट इज अ 5%, टाइम इज अ 2 ईयर्स। तो बस अब आप लोग क्या करो, यहाँ पे फाइंड कर लो। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू मैंने आपसे कहा था क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू एक तरीके से पी हो जाएगा हमारे पास। और प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, फ्यूचर वैल्यू। जो भी फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ए हो जाती है। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, यही तो था।
क्लियर, देखो यही तो था हमारे पास, बस सॉल्व कर लो यहाँ पे। तो अब आप बताओ फ्यूचर वैल्यू कितनी है हमारे पास, जो फ्यूचर वैल्यू को कितना मिला है उसको 13230 रुपीज़ मिले, 13230 रुपीज़ मिले हुए हैं अपॉन 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 5% है, और अपॉन 100, और पावर यानी टाइम कितना दे रखा है हमारे पास 2 ईयर दे रखा है। टाइम आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 2 ईयर दे रखा है, बस सॉल्व कर लो यहाँ पे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 13230 अपॉन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 100 से डिवाइड होगा तो 0.05 आएगा, और 1 में प्लस हो जाएगा तो 1 ये वैल्यू आ गई 0.05, तो 1.05 हो जाएगा, ठीक है ना, 1.05 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो। तो उठाओ कैलकुलेटर फटाफट जल्दी से और बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा 13230 डिवाइडेड बाई, ये आपका कितना हो गया 13230, हाँ, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 1.05। क्लियर है, 1.05, और इसका क्या हो गया है हमारे पास स्क्वायर हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो रहा है हमारे पास स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो बस स्क्वायर कर लो, यानी 1.05 इंटू 1.05, कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई हमारे पास इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी हाँ ये वैल्यू हो गई 1.05 इंटू 1.05, तो 1.1025 और 13230 में से डिवाइड कर लो 1.1025। कितना आ गया हमारे पास 12,000, 12,000। तो 12,000 रुपीज़ हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। कितना आ गया बताओ यहाँ पे 12,000। तो 12,000 रुपये आपकी क्या हो जाएगी इसकी, 12,000 रुपये इसकी क्या हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू होगी, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई कितना था हमारे पास 13230 था, ठीक है ना, 13230 था, तो हम लिख सकते हैं 13230। अब देखो डिवाइड में हमें क्या करना है 1.05 का स्क्वायर, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करना है हमें। तो हम डिवाइड करेंगे 1.05, पहले हमने 1.05 से क्या कर दिया यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, फिर हम डिवाइड कर देंगे 1.05 से, तो 12,000 आ जाएगा, ख़त्म। 2 बार डिवाइड कर दो ख़त्म हो जाएगा, 12,000 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है सभी को, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका करेक्ट आंसर। तो ये वैल्यू थी हमारे पास कौन सी, ये वैल्यू थी हमारे पास कौन सी, ये वैल्यू थी हमारे पास फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं कि इसी पर एक क्वेश्चन और आता है, किस टाइप में आता है यहाँ पे क्वेश्चन। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 8,000, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 8,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 10 ईयर्स इफ द इंटरेस्ट रेट बी 6%। करेक्ट। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी जरा बताओ। तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, क्या बताया था मैंने, फ्यूचर वैल्यू जो भी होती है अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू कितनी है जरा बताओ। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास कितनी है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 8,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 10 ईयर्स। तो 8,000 हो जाएगा हमारे पास। अब आपसे कह रहा है 10 ईयर्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 6%, ठीक है। तो आफ्टर 10 ईयर्स है और 6% है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 6 अपॉन 100 और इसकी पावर हो जाएगी 10, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 8,000 और इसको हम लिख सकते हैं 1.06, ठीक है, लिख सकते हैं, और इसकी पावर 10, और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1.06 की पावर 10 की कितनी वैल्यू है 1.7908। तो ये हो जाएगा 8,000 अपॉन 1.7908, बस कैलकुलेट कर लो। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8,000 डिवाइडेड बाई 1.7908 इक्वल कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 4467 पॉइंट, हाँ ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4467.27 इस तरीके से। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, सही है। 8,000 डिवाइडेड बाई कितना है 1.7908,
0.7908 ये 4467 पॉइंट ही करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। यहाँ पे तो आप सभी लोग समझ गए कि प्रेजेंट वैल्यूज़ क्या होती है, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका कौन सा है पता है? ये होता है हमारे पास कौन सा, एन्युटी। अब हम लोग बात करते हैं एन्युटी। ये एन्युटी होती क्या है, नया टर्म्स आप लोग पढ़े होंगे जो लोग नहीं पता होगा। तो एन्युटी क्या होती है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एन्युटी क्या होती है, तो भाई एन्युटी की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि एन्युटी होती क्या है, ठीक है। तो एन्युटी की अगर हम लोग बात करें तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। एन्युटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एन्युटी का मतलब होता है यहाँ पे क्या, सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पेमेंट, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पेमेंट, क्लियर। आप रेगुलर पेमेंट करेंगे उसका सीक्वेंस, ठीक है। रेगुलर पेमेंट करेंगे उसका क्या होगा, सीक्वेंस। और इसमें दो चीज़ें और भी हैं, वो क्या है यहाँ पे कि भाई सीक्वेंस और रेगुलर पेमेंट में कैसा, ठीक है। सबसे पहला, पेमेंट अमाउंट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ये कंडीशन है हमारे पास कि पेमेंट अमाउंट हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दूसरा है टाइम इंटरवल भी ऑल्सो सेम, यानी टाइम इंटरवल भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। टाइम इंटरवल भी आपका सेम ही होना चाहिए, क्लियर है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल के तौर पे समझो यहाँ पे कि जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे क्या होता है कि पेमेंट अमाउंट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए और टाइम इंटरवल भी क्या होना चाहिए हमारे पास, सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, अच्छा एक चीज़ समझो, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आप लोग बताना वो एन्युटी है या फिर नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको कोई एग्जांपल बताता हूँ। मैंने कहा फर्स्ट ईयर आपने पेमेंट करी 5000, सेकेंड ईयर आपने पेमेंट करी 6000, थर्ड ईयर आपने पेमेंट करी 7000 और फोर्थ ईयर आपने पेमेंट करी यहाँ पे 8000। बताओ ये एन्युटी है कि नहीं है? ये सर एन्युटी नहीं है, बिल्कुल करेक्ट। देखो ये एन्युटी इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि पेमेंट अमाउंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए और टाइम इंटरवल भी सेम होना चाहिए। तो टाइम इंटरवल तो सेम है, आप हर साल पैसा क्या कर रहे हो, दे रहे हो, ठीक है। आपने पहली साल कितना दिया, पहली साल आपने 5000 रुपये दिए, दूसरे साल आपने 6000 रुपये दिए, तीसरे साल, यानी इंटरवल तो आपका क्या है, सेम है, हर साल आप पैसा दे रहे हो। लेकिन वो पैसा आपका क्या है, वो पैसा आपका जो है वो सेम नहीं है, यानी वो आपका सेम होना चाहिए। तो एन्युटी क्या होती है कि पेमेंट अमाउंट इज सेम, यानी पेमेंट का अमाउंट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये भी कहता है कि टाइम इंटरवल जो आपका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ये दो पॉइंट है, इसको हम समझेंगे तो ये आपकी क्या कहलाती है, एन्युटी कहलाती है, ठीक है। अब एक चीज़ समझो यहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये टाइम इंटरवल आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या सर ये एन्युटी है? फर्स्ट ईयर हमने दिया कितना, 6000 रुपीज़, सेकेंड ईयर हमने दिया 6000 रुपीज़, थर्ड ईयर भी हमने दिया 6000 रुपीज़, फोर्थ ईयर भी हमने दिया 6000 रुपीज़। तो क्या ये एन्युटी है? यस, ये आपकी एन्युटी है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन्युटी। ये आपकी क्या हो जाएगी, एन्युटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, यहाँ पे एन्युटी होती है। इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ तो बोलो क्लियर हो गया सभी को? अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। एन्युटी के बारे में तो समझ गए कि क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पेमेंट, यानी पेमेंट अमाउंट इज सेम एंड टाइम इंटरवल इज आल्सो सेम, ठीक है। अब एन्युटी की अगर हम लोग बात करें तो एन्युटी आपकी ना दो टाइप की होती है। पहला टाइप जो होता है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर एन्युटी, और दूसरा होता है हमारे पास कौन सा, इमीडिएट एन्युटी, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे रेगुलर एन्युटी की, दूसरी बात करेंगे इमीडिएट एन्युटी की। रेगुलर एन्युटी क्या होती है, ठीक है। रेगुलर एन्युटी को हम लोग ऑर्डिनरी एन्युटी भी बोलते हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है। और इमीडिएट एन्युटी को हम लोग एन्युटी ड्यू भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो रेगुलर एन्युटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग एन्युटी बोलते हैं, और इमीडिएट एन्युटी को हम लोग एन्युटी ड्यू भी बोलते हैं। रेगुलर एन्युटी क्या होती है उस चीज़ को समझो। रेगुलर एन्युटी का मतलब क्या होता है पता है? रेगुलर एन्युटी का मतलब होता है कि आप जो पेमेंट करोगे, ठीक है, आप जो पेमेंट करोगे, जो पेमेंट होगी हमारे पास वो क्या होगी, वो होगी एंडिंग ऑफ पेमेंट। एंडिंग ऑफ पेमेंट का मतलब ये हो गया कि आप जो पेमेंट करोगे ना वो बाद में पेमेंट करोगे,
आप जो पेमेंट करोगे वो बाद में पेमेंट करोगे, यानी बाद के पीरियड में आप पेमेंट करोगे। एंडिंग ऑफ पेमेंट, एंडिंग में पेमेंट, यानी अंत में आप पेमेंट करोगे, ठीक है। शुरुआत में पेमेंट नहीं करोगे, बाद में पेमेंट करोगे, दैट इज अ रेगुलर एन्युटी। और इमीडिएट एन्युटी क्या होती है? इमीडिएट एन्युटी का मतलब ये होता है बिगनिंग ऑफ पीरियड, आप शुरुआत के ही दिनों में ही पेमेंट करोगे, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ लेना। रेगुलर एन्युटी क्या होती है? जो आप लास्ट में देते हो पेमेंट, और यहाँ पे पेमेंट जो आप बिगनिंग में देते हो, स्टार्टिंग में देते हो, वो आपकी क्या होती है? वो आपकी होती है यहाँ पे इमीडिएट एन्युटी। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, करते हैं यहाँ पे कि भाई जैसे यहाँ पे एग्जांपल हो गया हमारे पास लोन, ठीक है। अगर आप लोन ले रहे हो तो आप बताओ, लोन ले रहे हो तो लोन में क्या होता है? ईएमआई देते हो आप, ठीक है, ईएमआई देते हो। ईएमआई आप कब देते हो? आप ईएमआई देते हो बाद में, ठीक है ना। पहले आपने लोन ले लिया, पैसा ले लिया, ठीक है, उसकी जो ईएमआई बनी, जो भी डेट की ईएमआई बनी, 15 की, कभी 25 की, कभी 30 की, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहे हो? पैसा आपने पहले ले लिया, आप उसके बाद आप क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो, दैट इज अ लोन, ठीक है। लोन यानी इसका मतलब ये हो गया हमारे पास ईएमआई उस टाइप में। तो जिस भी चीज़ों में आपने पहले पैसा ले लिया है, आप उसकी पेमेंट बाद में कर रहे हो, दैट इज अ, वो आपका क्या कहलाता है? रेगुलरिटी कहलाता है। अब शुरुआत में किस में पैसा देते हैं बताओ? तो शुरुआत में किस में पैसा देते हैं? तो हर घर में यहाँ पे कई चीज़ें होंगी, हर घर में लोग यहाँ पे बोलते होंगे कि कोई ना कोई एजेंट मिल जाता होगा, और वो होगा हमारे पास LIC, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, ठीक है ना। तो LIC में क्या होता है? हम लोग शुरुआत में पैसा देते हैं, हम लोग को बाद में मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं? शुरुआत में पैसा दे देते हैं, पहला पैसा नहीं मिलता हमें, हम पहले क्या करते आते हैं? पैसा देते आते हैं, फिर हमें बाद में मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो मिलता है, ठीक है ना। तो वो आपका क्या कहलाता है? जो आप शुरुआत में दिनों में पैसा देते हो, यानी पहले पैसा देते हो, बाद में चीज़ें मिलती है, दैट इज LIC। और जैसे आप एंडिंग ऑफ पेमेंट करते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल लोन हो जाएगा हमारे पास, या फिर आपकी क्या हो जाएगी? एक तरीके से आपकी ईएमआई हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से जो आप यहाँ पे चीज़ों को देते हो, वो आपका यहाँ पे वो चीज़ें होती हैं। बोलो, क्लियर है सभी को? ठीक है ना। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ और समझो यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसकी? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या कि रेगुलर जो एन्युटी होती है, ठीक है, वो आपकी क्या होती है? उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? रेगुलर एन्युटी आपकी क्या होती है, कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं? तो भाई रेगुलर एन्युटी की अगर हम लोग बात करें, यानी ऑर्डिनरी एन्युटी की हम लोग बात करें, तो आप क्या करते हो? एंडिंग ऑफ पेमेंट, यानी बाद में पेमेंट आप क्या करते हो? देते हो, ठीक है। तो एक तरीके से आपने अंत में पेमेंट दिया, यहाँ पे आपने शुरुआत में पेमेंट दिया। तो अब जैसे अगर हम रेगुलर एन्युटी की बात करें, तो मान लीजिए ये 0 ईयर है, 0 से 1 ईयर, ठीक है, 1 साल हो गया, 1 साल हो गया। अब आपने सपोज करिए, अब आपने पैसा दिया यहाँ पे कितना? सपोज 50,000 रुपये, आपने 50,000 रुपये दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद 2 साल, दूसरे साल के एंड में, यानी सेकंड ईयर के एंड में, फिर आपने कितना पैसा दिया? अब आप सेम अमाउंट दोगे और सेम इंटरवल पे, तो दैट इज एन्युटी, ठीक है ना। तो पहले आपने स्टार्टिंग में नहीं दिया, जैसे ही पहला साल खत्म हुआ, आपने उसको पैसा दिया, कितना? 50,000 रुपये आपने दिया, ठीक है। फिर दूसरे साल के अंत में, दूसरे साल के एंडिंग में आपने फिर पैसा दिया, वो कितना दिया आपने? फिर 50,000 रुपये दिया आपने, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद तीसरे साल के एंड में, ठीक है, दूसरे साल के एंड में दिया। फिर तीसरे साल, जब दूसरे साल के बाद तीसरा साल लग गया, तीसरे साल के एंड में आपने दिया कितना? 50 के दे दिया। फिर तीसरे साल से चौथा साल लग गया, फिर चौथे साल के एंड में, यहाँ चौथा साल खत्म हो गया और आपने फिर यहाँ पे दे दिया कितना? 50 के। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ठीक है, ये कहलाता है रेगुलर एन्युटी। ये आपका क्या कहलाता है? रेगुलर एन्युटी कहलाता है। आप शुरुआत में पेमेंट जो है वो नहीं दे रहे हो, आप बाद में दे रहे हो, ठीक है, एंडिंग पेमेंट दे रहे हो, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है? रेगुलर एन्युटी कहलाता है, ठीक है ना। चलो भाई बताओ, ये आपका क्या कहलाता है? रेगुलर एन्युटी कहलाता है। तो अब इसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? ठीक है, रेगुलर एन्युटी को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? मतलब हमें ये यहाँ पे क्या फाइंड करना है? हमें ये फाइंड करना है कि भाई आपने पहला इंटरेस्ट दिया कितना? 50 के, ठीक है। लेट्स सपोज आपने लोन लिया होगा, अब वो लोन कितने का लिया वो नहीं पता, वो लोन कितने का लिया है वो नहीं पता। आपने पहले बार ईएमआई दी, पहले साल के अंत में ईएमआई दी आपने कितनी? 50 के। दूसरे साल के अंत में ईएमआई दी 50 के। एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, वैसे ईएमआई तो मंथली होती है, तो उसी टाइप में पीरियड होगा, मंथ वाइज भी पीरियड हो सकता है, साल वाइज भी पीरियड हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से।
तो वो चीज़ होती है, ठीक है। तो दूसरे साल के अंत में आपने दिया 50 के, तीसरे साल के अंत में दिया और चौथे साल के अंत में दिया। तो आपको बताना है कि आपका जो एन्युटी थी, आपकी जो एन्युटी थी, ठीक है, आपकी जो एन्युटी का मतलब पता है क्या होता है? आपकी जो एन्युटी का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एन्युटी की, कि आपने ऐसे 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 50 के दिया, फिर 50 के दिया, फिर 50 के दिया, इस तरीके से आपने क्या किया, हर साल के अंत में पैसा देते चले गए, ठीक है ना, देते चले गए। तो इस साल के अंत में आप क्या करते चले गए, पैसा देते चले गए। तो आप देते चले गए, देते चले गए, देते चले गए, ठीक है ना। तो आपसे ये पूछेगा यहाँ पे इस टाइप में कि आपकी जो फ्यूचर वैल्यू होगी, जो फ्यूचर वैल्यू होगी हमारे पास, ठीक है, वो आपकी क्या होगी, कितनी होगी, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू होगी वो आपकी कितनी होगी, ठीक है, इस टाइप में ये आपसे पूछेगा, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू आपसे पूछेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन होगी, प्रेजेंट वैल्यू भी दी गई होगी और बाद वाली वैल्यू आपसे पूछेगा, या कभी आपसे बाद वाली वैल्यू देगा और पहले वाली वैल्यू पूछेगा, तो बात वही है, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले समझो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, इस तरीके से आपके में आएगा। जैसे कहेगा कि दीपा इन्वेस्टिंग 5000 रुपीज इन रिकरिंग डिपॉजिट। दीपा ने क्या किया है, रिकरिंग डिपॉजिट में एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी हर साल के अंत में, हर साल के अंत में उसने रिकरिंग डिपॉजिट खोली थी, उसने हर साल के अंत में क्या किया, 5000 रुपए क्या किए, इन्वेस्ट कर दिए। कितने इन्वेस्ट कर दिए, 5000 रुपए हर साल के एंडिंग में उसने क्या कर दिए, 5000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। मतलब दीपा ने क्या किया, दीपा ने ये काम किया कि भाई पहले था स्टार्ट, फिर 1 ईयर हुआ, 1 ईयर के एंड में उसने 5000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, फिर दूसरे साल का एंड में उसने फिर 5000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। यानी ये इन्वेस्टमेंट कैसा हो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, बाद में। फिर उसने दूसरे साल से तीसरे साल के अंत में फिर उसने 5000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, इस तरीके से। तो आपसे कह रहा है कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 14% कंपाउंडेड एनुअली, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है कंपाउंडेड एनुअली, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है कंपाउंडेड एनुअली। तो कह रहा है हाउ मच मनी शी विल हैव हर अकाउंट आफ्टर 7 ईयर। तो आपको बताना है कि उसके अकाउंट में 7 साल बाद कितना पैसा आएगा, ठीक है, 7 साल बाद कितना पैसा हो जाएगा, बस ये बताना है आपको, 7 साल बाद कितना पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक बात बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 5000 रुपये वो हर साल के एंड में, हर साल के एंड में क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, हर साल के एंड में 5000 रुपये। पहला साल खत्म हुआ, 5000 रुपये जाके बैंक में जमा कर दिए, फिर दूसरा साल खत्म हुआ, फिर 5000 रुपये बैंक में जाके जमा कर दिए, फिर तीसरा साल खत्म हुआ, फिर 5000 रुपये बैंक में जाके जमा कर दिए। तो भाई उसके बाद 7 साल बाद तक उसने किया, उसने कहा 7 साल एंड हो गया, अब गई बैंक के पास, बताओ हमारे पास जो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था 14%, उसके हिसाब से अब मेरे अकाउंट में कितना पैसा है। तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे एन्युटी में हमें फ्यूचर वैल्यूज को क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, फ्यूचर वैल्यू। और फ्यूचर वैल्यूज को फाइंड आउट करने का रेगुलर एन्युटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ये, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P 1 + R/100 की पावर n - 1/R/100। ये हो जाएगी हमारे पास क्या, फ्यूचर वैल्यू। ये हो जाएगी हमारे पास क्या, फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करने का ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, इसको अच्छी तरह समझ लेना। फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी, पी का मतलब क्या हो जाता था हमारे पास, बताओ। प्रिंसिपल हमने क्या बताया था यहाँ पे, प्रिंसिपल जो था हमारे पास, फ्यूचर वैल्यू हमारा किसको डिपेंड करता था, ए को, ठीक है, और पी हमारा प्रिंसिपल किसको डिनोट करता था यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू को, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो ए फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी P 1 + R/100 की पावर n - 1/R/100। ये हो जाएगा हमारे पास फ्यूचर वैल्यू। तो अब इसका फ्यूचर वैल्यू अगर मुझे निकालना है, फ्यूचर वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो क्या हो जाएगी इसकी, देखो, फ्यूचर वैल्यू अगर मुझे इसको निकालनी है, ठीक है ना, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी। तो भाई इसकी फ्यूचर वैल्यू की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या बताया था मैंने, फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, P 1 + R/100 की पावर n - 1/100। तो P मतलब P कितना है हमारे पास, 5000 है, P कितना है हमारे पास, 5000 है, ठीक है। उसके बाद कितना कह रहा है, 1 + R/100 की पावर n। तो आप बताओ 1 + R कितना था हमारे पास, 40/100 पावर n, कितने ईयर्स की बात हो रही है, 7 साल की। और इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा माइनस का, उसके बाद देखो क्या था, माइनस का 1, ठीक है ना, माइनस का 1 हो जाएगा, और डिवाइड बाई हम लोग कर देंगे R/100, R/100 यानी 14/100 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो बस सॉल्व कर लो। अब देखो ये क्या हो गया,
ये हो गया 5000 और इधर कितना हो जाएगा 1 + 14/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 0.14। तो 1.14 की पावर कितनी हो गई 7 - 1 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 0.14 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 0.14। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको कोई काम नहीं करना है, अब आपको कैलकुलेटर उठाना है, कैलकुलेटर उठाना है और कैलकुलेटर उठा करके इसको आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। चलो तो अब कितना था यहाँ पे 5000, पहले कैलकुलेटर उठाना है 5000, उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई में है 1.14 की पावर 7, तो मल्टीप्लाई 1.14 और मल्टीप्लाई आएंगे 7 है तो 6 बार जमा दो इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद -1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना दे रखा है, डिवाइडेड बाई है 0.14, ख़त्म। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 53562, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 53652, हाँ ये वैल्यू आ गई 53652.293 इस तरीके से। तो हम लोग 53652 ले लेंगे, 53652 ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। हाँ भाई बताओ, क्लियर हो गया सभी को, बोलो ठीक है, बोलो 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 बोलो, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर एन्युटी जो होती है उसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं रेगुलर एन्युटी को, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला होता है रेगुलर एन्युटी का। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, रेगुलर एन्युटी के बाद मैंने आपको क्या बताया था, रेगुलर एन्युटी के बाद आपका होता है क्या इमीडिएट एन्युटी कैसे फाइंड आउट होती है। तो इमीडिएट एन्युटी में आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा चेंजेस है, बस छोटा सा चेंजेस है। जो भी आपने फ्यूचर वैल्यूज का रेगुलर एन्युटी में फॉर्मूला पढ़ा है ना, इतना ये आपने पढ़ा ही हुआ है, ये आपने अभी देखा। बस इमीडिएट एन्युटी में क्या करते हैं, इंटू 1 + r/100 कर देते हैं, इंटू क्या कर देते हैं 1 + r/100। तो ये हो जाता है हमारे पास इमीडिएट एन्युटी का फ्यूचर वैल्यूज को फाइंड करने का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इमीडिएट एन्युटी में क्या करता है, इन्वेस्ट जो होता है इमीडिएट एन्युटी में वो क्या होता है, स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग में होता है। तो क्वेश्चन में आपको ना ये दिया जाएगा कि आप कैसे पता करोगे कि इमीडिएट एन्युटी निकालनी है या रेगुलर एन्युटी निकालनी है। तो क्वेश्चन में ये गिवन होगा, अगर स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट हो रहा है दैट मीन्स वो आपका क्या है इमीडिएट एन्युटी है, और अगर एंडिंग में हो रहा है तो आपकी रेगुलर एन्युटी है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे कह रहा था कि मिस्टर रवि स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ठीक है, ₹7,000 इन अ फंड स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। देखो क्या दे रखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज से ही स्टार्ट कर दिया उसने, एट द एंड ऑफ द नहीं बोला उसने आज से ही स्टार्ट कर दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 12 ईयर्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% कंपाउंडेड एनुअली देन फाउंड हाउ विल ही रिसीव आफ्टर 12 ईयर्स। तो बस लगा दो यहाँ पे, क्या पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू जो होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, P1 + r/100 की पावर n - 1 डिवाइडेड बाई r/100। ये तो था हमारे पास रेगुलर एन्युटी का। ये आपकी कौन सी है, ये आपकी है इमीडिएट एन्युटी। तो इमीडिएट एन्युटी में हम लोग क्या करेंगे, क्या बताया था, मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे यहाँ पे किसका 1 + r/100 का, बस 1 + r/100 का मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। तो बस लगा दो जरा, आप बताओ प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, चलो भाई फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 7000, 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12% है, तो यानी 12/100 पावर एन की है, एन कितना है 12 है, -1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 12/100 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा हमारे पास, इधर हो जाएगा हमारे पास, इधर वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई 1 + 12/100, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो बस सॉल्व कर लो। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12/100 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1.12, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो ये मैंने आपको लिखा है, लेकिन आप इसको ना जब आप लिख रहे हो तो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई आर की 12 है, 100 से डिवाइड करोगे तो 0.12 आएगा, 1 में ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1.12 हो जाएगा, और इसकी पावर हो गई 12 - 1 और डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये इससे डिवाइड करोगे तो 0.12, मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 1.12, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.12 से, ठीक है। चलो भाई अब एक काम करते हैं, उठाओ पेन कैलकुलेटर और फटाफट सॉल्व कर लेते हैं कि इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो वैल्यू हमारे पास जो आएगी,
ठीक है, वो कितनी आ जाएगी रवि से इस टाइप में। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। 7000 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 1.12 और 12 है तो इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 11 -1 डिवाइड बाई 0.12 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 1.1 और ये वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 233463.296 इस तरह से। तो 233463 ले लेंगे हम लोग, 233463 ले लेंगे हम लोग। ठीक है, 233463, तो 233463 ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बोलो, क्लियर हो गया? तो समझ गए कैसे हम लोग रेगुलर एन्युटी को फाइंड आउट करते हैं और कैसे हम लोग यहाँ पे इमीडिएट एन्युटी को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, उसका दोनों का फॉर्मूलास क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भाई एक और बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट, दैट इज अ सिंकिंग फंड। ये सिंकिंग फंड क्या होता है? ठीक है, सिंकिंग फंड क्या होता है? ठीक है, और सिंकिंग फंड को हम लोग क्या देते हैं? अब बहुत बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर ये सिंकिंग का मतलब क्या होता है? बेटा सिंकिंग का मतलब यहाँ पे पता क्या होता है? सिंकिंग का मतलब यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक नया नाम दे दिया गया है। ठीक है, बाकी जो आपको क्या बोलते हैं, एक तरीके से होता है ना कि आप जो सेव करते हो, आप जो पैसा किसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए आपने सेव किया। लेट सपोज आपको पता है कि अगर मुझे 5 साल बाद मुझे 10 लाख की ज़रूरत है, मुझे घर लेना है। ठीक है ना, तो आप कहोगे सर 10 लाख में कहाँ घर आता है, लेकिन बाकी पैसा तो है, 10 लाख की ज़रूरत है आपको। ठीक है ना, तो 10 लाख आपको सेव करना है, मतलब 10 लाख की ज़रूरत है, 10 लाख आपको सेव करना है, मतलब 10 लाख की आपको ज़रूरत है 5 साल बाद। तो आप थोड़ा पैसा सेव करोगे कि ताकि यार 10 लाख रुपए मेरे 5 साल में, हम इतना पैसा सेव करते हैं कि 10 लाख रुपए हो जाए हमारे पास। ठीक है ना, तो वो चीज़ जो आप सेव करते हो ना, वही आपका क्या कहलाता है? सिंकिंग फंड्स है। और यहाँ पे सिंकिंग का मतलब क्या होता है? एक तरीके से जमा करना, इकट्ठा करना। ठीक है, इस तरीके से, तो दैट इज अ सिंक करना, उसको इकट्ठा करना। ठीक है, तो वही चीज़ है आपका सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड से आपका मतलब क्या होता है? सिंकिंग फंड में देखो क्या होता है हमारे पास। सिंकिंग फंड में आप क्या करते हो? आप हर टाइम पे, हर इंटरवल पे, ठीक है, रेगुलरली आप क्या करते हो? पैसा जमा करते हो, तभी आपका सेव हो पाएगा फॉर स्पेसिफिक रीजन। तो सिंकिंग फंड्स का मतलब क्या होता है? यही चीज है सिंकिंग फंड, मतलब जमा करना, इकट्ठा करना। कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग रेगुलरली, यानी आप क्या कर रहे हो? इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? इन्वेस्ट कर रहे हो। रेगुलरली आप क्या कर रहे हो? इन्वेस्ट कर रहे हो। और जब हम कोई चीज़ रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं, या कहीं पे हमने इन्वेस्ट कर दिया कि हमें इतने साल बाद इतना पैसा मिलेगा, ठीक है, तो हमारे आगे काम आएगा, हमें यहाँ पे 5 लाख की ज़रूरत है। ठीक है ना, सेव करना, इकट्ठा करना, एक तरीके से वो क्या है? आपका इन्वेस्ट ही तो हो गया एक तरीके से, वो चीज़ है। तो जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो रेगुलरली, दैट इज़ वो आपका क्या कहलाता है? सिंकिंग फंड कहलाता है। और देखो जब हम इन्वेस्ट रेगुलरली कर रहे हैं, कि मतलब हर एक साल में पैसा, सपोज हर एक साल में हम 2 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, हर एक साल में फिर 2 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, हर एक साल में फिर 2 लाख रुपए जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम इंटरवल भी यहाँ पे क्या है? सेम है। और पैसा हर साल आप एक सेम अमाउंट भी जमा कर रहे हो, तो एक तरीके से वो क्या होगा? हमारी एन्युटी होगी। एक तरीके से वो हमारी क्या होगी? एन्युटी होगी। तो सिंकिंग फंड्स को इस तरह के एन्युटी भी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि ये आपका ये चीज़ जो होती है हमारे पास, वो सिंकिंग फंड्स होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, सिंकिंग फंड्स का मतलब क्या होता है? एक चीज़ और बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक स्पेसिफिक फंड चाहिए। आपको क्या चाहिए? एक स्पेसिफिक फंड चाहिए। लेट सपोज आपने 0 से स्टार्ट किया, पहले साल के अंत में आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। लेट सपोज आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, यहाँ पे। फिर उसके बाद फिर दूसरे साल के एंड में आपने कुछ अमाउंट जो है वो आपने इन्वेस्ट किया इस तरीके से। फिर तीसरे साल के एंड में आपने कुछ अमाउंट जो है वो क्या किया? इन्वेस्ट किया इस तरीके से। क्लियर? ऐसा भी हो सकता है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आपको अगर 20 साल बाद या 15 साल बाद एक अमाउंट चाहिए, आपको पता है कि यार मुझे मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, मुझे 20 लाख रुपए चाहिए अगले 10 साल में, अगले 10 साल में मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। तो आपने क्या किया कि
आपने आपने क्या किया, आपने एक काम किया, आपने क्या किया, आपने एफडी करवा ली, सॉरी एफडी कर, आपने रिकरिंग डिपॉजिट करवा ली, और रिकरिंग डिपॉजिट के हिसाब से आपने बैंक गए और हर साल के अंत में आपने पैसा उसमें डालते रहे, ठीक है, यानी जो भी इसका अमाउंट था वो आप डालते रहे, उस हिसाब से आपने रिकरिंग डिपॉजिट करवाई, उतने रुपए की आपने रिकरिंग डिपॉजिट करवाई कि हर साल आपको पैसा आप क्या करें, आप गए बैंक में और डालते रहे, और बैंक आपने कहा कि भाई, बैंक ने कहा 15% इंटरेस्ट देंगे हम आपको, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, हाँ, लेकिन मिलता नहीं है, लेकिन इस तरीके से आपने बैंक ने कहा कि 15%, या फिर कोई आपने कोई एक ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है, ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है जहाँ पे आप हर साल पैसा क्या कर रहे हो, उनको दे रहे हो, और वो आपको 15% का रिटर्न दे रहे हैं, यानी 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको रिटर्न दे रहे हैं। तो अगले 10 साल में, अगले 10 ईयर्स में आपको पता है कि मुझे यहाँ पे 20 लाख रुपए 10 साल के एंड में मुझे 20 लाख रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि भाई जो पैसा आपको विद यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है, जो पैसा आप लगा रहे थे, जो पैसा आपको मिला था इंटरेस्ट के साथ साथ, ठीक है, तो लास्ट में आपको कितना मिलेगा, फ्यूचर वैल्यू आपको पता है 20 लाख। तो इसमें क्या होता है ना, सिंकिंग फंड्स में, सिंकिंग फंड्स में एक्चुअल में क्या होता है कि सिंकिंग फंड्स की अगर हम लोग बात करें तो एक तरीके से हमें ये देखना होता है कि यहाँ पे आपने कितना पैसा लगाया है, कितना पैसा मिला है, तो वो उस टाइप की चीज़ें होती हैं हमारे पास कि जो हमारे पास पहले जो पैसा आपने लगाया था ना, प्रेजेंट वैल्यू जो आपने लगाई थी, प्रेजेंट वैल्यू जो आपने लगाई थी वो कितनी थी, प्रेजेंट वैल्यू आपने जो लगाई थी वो कितनी थी, 20 साल बाद में आपने कितना पैसा इसमें लगाया था कि हर साल आपने इतना 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 पैसा दिया और आपको चीज़ें मिलने लगी, ठीक है ना, दैट इज़ वो आपका क्या कहलाता है, सिंकिंग फंड्स कहलाते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। अच्छा, अब एक चीज़ और भी समझो यहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिंकिंग फंड्स की, ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू मैंने आपसे कहा कि प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, लेट सपोज आपको 20 लाख रुपए मिला है, ठीक है, 10 साल के एंड में, तो प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है। और प्रेजेंट वैल्यू मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे निकालते थे, प्रेजेंट वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि आप प्रेजेंट वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते थे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू ही बताई थी, ठीक है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, जो प्रेजेंट वैल्यू थी हमारे पास वो हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कितनी है, हाँ, कितनी थी हमारे पास फ्यूचर वैल्यू, तो वो थी हमारे पास यहाँ पे कितनी, 20 लाख रुपए, ठीक है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू मैंने आपको कैसे बताई थी, देखो प्रेजेंट वैल्यू मैंने आपको बताई थी ना, यहाँ पे उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, प्रेजेंट वैल्यू ही बताई थी। ये नहीं, ये नहीं है, ये तो फ्यूचर वैल्यू थी, ये आपकी थी प्रेजेंट वैल्यू, a अपॉन 1 प्लस आर अपॉन a अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ठीक है, यही था हमारे पास अमाउंट, जितना भी आपको अमाउंट मिलेगा a अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो प्रेजेंट वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, अगर इसकी मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, 10 साल तक आपने 20 लाख रुपए जमा कर दिए, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, a अमाउंट कितना आपको मिलेगा 20 लाख, जो आपको पता ही है, फ्यूचर वैल्यू आपको पता ही है, ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100, और कितना टाइम लग रहा है, 10 ईयर्स का लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है बताओ, 10 ईयर्स का यहाँ पे टाइम लग रहा है, ठीक है ना, 10 ईयर्स का यहाँ पे क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। लेकिन अब एक चीज़ समझो यहाँ पे, बहुत ही ध्यान से, ये जो मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू बताया था, इसमें सिर्फ एक ही बार यहाँ पे क्या लग रहा था, पैसा लग रहा था, इसमें सिर्फ क्या लग रहा था, एक ही बार आपका पैसा लग रहा था। तो इसलिए इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट नहीं करेंगे। यहाँ पे आपका क्या है, ये एक तरीके से क्या है, ये एन्युटी है, एक तरीके से ये क्या है, अब बताओ, एन्युटी है। और अगर ये एक तरीके से एन्युटी है तो क्या हो रहा है, एंडिंग में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, फिर एंडिंग में, फिर एंडिंग में, और फिर एंडिंग में, ठीक है, इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। तो आपसे ये बोला गया है कि यहाँ पे उसने कितना पैसा लगाया था वो आपको बताना है। अगर फ्यूचर में हमें 20 लाख रुपए मिलेंगे तो हम कितना पैसा अभी यहाँ पे लगा दें कि उस हिसाब से हमें हर एक साल में करते जाएं और हमें 20 लाख रुपए मिलता जाए, ठीक है ना। तो वो चीज़ है हमारे पास, वो चीज़, तो उसका हमें फाइंड करना था। तो आप देखो तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी फ्यूचर वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 20 लाख रुपए, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे बताना है
कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी। तो अब बताओ क्या है, एंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, एंडिंग वाला, हर साल के अंत में, हर साल के अंत में। तो कैसे बताते थे हम एन्युटी में एंडिंग वाला? एंडिंग वाला हम लोगों ने कैसे बताया था? इमीडिएट वाले नहीं, रेगुलर एन्युटी। ये रेगुलर एन्युटी कैसे बताते थे? फ्यूचर वैल्यू अगर आपको दे रखी है, फ्यूचर वैल्यू अगर आपको दे रखी है तो आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये प्रिंसिपल दे रखा है हर साल में 50,000 50,000 50,000, वही तो आ जाएगा आपका। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू दे रखी है तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, पी की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो सॉल्व कर लेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, देखो 20 इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू क्या था, इक्वल टू में पी, और उसके बाद कितना दे रखा है यहाँ पे 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, ज़रा बताओ कहाँ गया, हाँ यही है ना, हाँ ठीक है। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 15%, ठीक है 15%। लेट सपोज आपने देख लो 15% या 10% जो भी है, तो 15/100 और उसके बाद क्या हो जाएगा पावर n, कितने टाइम के लिए 10 टाइम के लिए, -1 अपॉन में क्या हो जाता था r/100 यानी 15/100 बस। तो ये वैल्यू आपकी, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कि आप स्टार्टिंग में कितना पैसा दोगे, कि हर साल अगर आप उतना उतना पैसा देते रहे तो 20 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। ये चीज़ है, ठीक है। ये उसी तरीके से है, देखो ये उसी तरीके से है सिंकिंग फंड्स हमारे पास, कि अगर जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक सपोज एक दादाजी थे, ठीक है ना, और उन दादाजी ने 1970 में क्या किया, एक पैसे को इन्वेस्ट कर दिया था कहीं पे, एक पैसे को इन्वेस्ट कर दिया था वहाँ पे उनको 15% के हिसाब से हर साल के एंड में रिटर्न मिलता था, कि 1 साल के एंड में इतना, 1 साल के 2 साल के एंड में इतना, 3 साल के एंड में इतना, और 10 साल के एंड में इतना। और उनको पता था कि भाई 10 साल के एंड में हमको 20 लाख रुपए मिलेंगे, 20 लाख रुपए मिलेंगे। तो वो कितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो पैसा हमें फाइंड आउट करना है। तो वही पैसा अगर हम निकालेंगे तो वो पैसा आएगा, ठीक है ना। यानी अगर मुझे फ्यूचर सिक्योर करना है कि फ्यूचर में मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, तो हमें ये पता करना होगा कि आज हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर दें कि जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो उसके हिसाब से हमें रिटर्न जो है वो मिलता रहे, ठीक है ना। मतलब 20 लाख रुपए मिलता रहे इस टाइप से, 20 लाख रुपए मिले हर साल आपको मिल रहा है, हर साल के एंड में, तो आपको एट दी एंड में आपको क्या होगा 20 लाख रुपए यहाँ पे चीज़ें मिलती जाएंगी, ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, ठीक है। सिंकिंग फंड समझ गए यहाँ पे सभी लोग क्या होता है। तो मेन वही है कि इस तरीके से हमें इसको क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसकी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब आप बताओ ये नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, पता है नेट प्रेजेंट वैल्यू? नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू होती क्या है, ध्यान से समझना। नेट प्रेजेंट वैल्यू की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो एक है रमेश, भाई रमेश ने यहाँ पे गोपाल से, ठीक है, रमेश ने गोपाल से कहा कि भाई तुम एक काम करो, तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो, तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो, ठीक है। कितने दे दो मुझे 1 लाख रुपए, ठीक है। रमेश ने गोपाल से कहा कि भाई तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो, क्लियर है, और मैं तुम्हें क्या करूँगा कि 1 लाख की बजाय मैं तुम्हें यहाँ पे अलग अलग पैसा डाल करके अलग अलग इंटरवल में मैं तुम्हें 1,20,000 रुपये दे दूँगा, ठीक है। मुझे 1 लाख की ज़रूरत है यार, मुझे 1 लाख दे दो, मैं तुम्हें विद इंटरेस्ट के साथ उसको कितना 1,20,000 रुपये दे दूँगा, ठीक है ना। तो गोपाल ने कहा रमेश से कि भाई तुम 1 लाख रुपए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, तुम अपने भाई हो, 1 लाख रुपए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है मुझे चाहिए 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट। मुझे कितना चाहिए 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, और मुझे ये भी जानना है कि तुम पहले साल के एंड में, दूसरे साल के एंड में और तीसरे साल के एंड में
सपोज आलो आपने 3 साल के लिए लिया, ठीक है, 3 साल बाद हम तुमको पैसा दे देंगे। तो अब मुझे ये जानना है कि आप तुम पहले साल के एंड में कितना दोगे, दूसरे साल के एंड में कितना दोगे और तीसरे साल के एंड में कितना कितना रुपए दोगे। ठीक है ना, क्लियर है। चलो, तो भाई रमेश ने ये कहा कि ठीक है भाई, ले लो 13% के हिसाब से। अगर तुम मुझे आज 1 लाख रुपए देते हो, अगर तुम मुझे आज 1 लाख रुपए देते हो, तो पहले साल के एंड में यानी 1 ईयर के एंड में मैं तुम्हें दे दूंगा 40 के। मैं तुम्हें कितना दे दूंगा, 40 के दे दूंगा। ठीक है, दूसरे साल के एंड में मैं तुम्हें दे दूंगा 35 के, और तीसरे साल के एंड में, तीसरे साल के एंड में मैं तुम्हें दे दूंगा 45 के, 45 के रुपए दे दूंगा। तो इस तरीके से मैं तुम्हारा पैसा जो है वो लौटा दूंगा। एक साल के अंत में मैं तुम्हें 40,000 रुपये दे दूंगा, दूसरे साल के अंत में मैं तुम्हें 35,000 रुपये दे दूंगा, और तीसरे साल के अंत में मैं तुम्हें 45,000 रुपये दे दूंगा। इस तरीके से मैं तुम्हारा पैसा जो है वो लौटा दूंगा। ठीक है, तो गोपाल ने कहा कि अच्छा इस तरीके से, तो अगर देखो, अगर किसी को नहीं पता है, कोई नॉर्मल इंसान होगा, ठीक है, अब गोपाल उतना ज़्यादा नहीं पता था उसको कि क्या चीज़ें होती हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में, उसको उतना नहीं पता था। तो उसने कहा कि अच्छा तुम मुझे इतना पैसे लौटा दोगे, मतलब 4 35 और 45 कितना हो गया, 8 8 4 12 यानी 1,20,000 रुपये। ठीक है, तो अच्छा, तो अगर 1 लाख मैं दूंगा तो इस तरीके से मुझे 1,20,000 रुपये मिल गया। बट एक्चुअल में क्या ऐसा हुआ है, कि उसको 1,20,000 रुपये मिले हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अब हिडन चीज़ें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिडन चीज़ें ये हैं कि यहाँ पे बात हो रही है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप समय ले रहे हो। ठीक है, और समय के साथ क्या होता है, समय के साथ चीज़ें जो होती हैं ना वो एक तरीके से कम होती जाती हैं, उसकी वैल्यूज़ जो होती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे आप एक साल के अंत में 40,000 रुपये देगा, दूसरे साल के अंत में 35,000 रुपये देगा, तीसरे साल के अंत में वो कितना दे रहा है, 45,000 रुपये दे रहा है। ठीक है, आज अगर उसने इसको 1 लाख रुपए दिया है, देखो आज अगर उसने 1 लाख रुपए दिया है तो उसको क्या हो गया है, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल में डिवाइड करके फुटकर पैसा आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन एक चीज़ समझना यहाँ पे कि आज अगर उसने 1 लाख रुपए दे दिया, ठीक है, तो सपोज आज की कीमत क्या है, आज 1 लाख में आप आईफोन ले लोगे। ठीक है ना, आज 1 लाख में आपका आईफोन बहुत आराम से आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ थोड़ा मोटा 12 13 14 वाला तो आ ही जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, हाँ, तो आज अगर 1 लाख रुपए उसने दे दिए तो आज अगर उसने 14 आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ समझना, 3 साल के बाद उसको अगर 1,20,000 रुपये यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे इसने कैलकुलेट किया है कि 1,20,000 रुपये में मिलेगा। ठीक है, तो 3 साल के बाद अगर उसको फुटकर में चीज़ें मिलेंगी तो क्या हो सकता है कि तब आगे क्या हो, टाइम की जो है चीज़ें, वैल्यू की चीज़ें क्या हो, बहुत ज़्यादा हो जाए। हो सकता है तब 1,20,000 में, आज उसको अगर 14 प्रो मिल रहा है या 14 मिल रहा है आईफोन वाला, तो हो सकता है 1,20,000 में तब उसको 13 भी ना मिले। ठीक है, यानी उसकी कीमत होती जाए एक तरीके से टाइम वैल्यू के हिसाब से, उसकी कीमत क्या होती जाए, बढ़ती जाए। ठीक है, उसकी कीमत क्या होती जाए, यहाँ पे बढ़ती जाए। तो उस चीज़ों के इस बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये देखो कि हम जब भी नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं, हम जब भी नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करेंगे तो हम कैसे पता करेंगे, कि हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है या हमें लॉस हुआ है इन टर्म्स ऑफ देयर टाइम। ठीक है ना, तो हम कैसे पता करेंगे कि यार 1 लाख रुपये अगर मैं देगा तो हमें एक्चुअल में क्या चीज़ें होंगी, हमें एक्चुअल में यहाँ पे क्या चीज़ें होंगी, हम कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, तो देखो समय के अकॉर्डिंग भी चीज़ें क्या होती हैं, चेंज होती हैं। अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करें हम लोग, ठीक है, यहाँ पे तो जैसे अगर किसी ने मुझसे आज 200 रुपये लिए, ठीक है, आज किसी ने मुझसे 200 रुपये लिया, उसने कहा कि सर मैं आज आपको ना 210 रुपये दे दूंगा। ठीक है, तो 200 रुपये लिए और आज के आज ही उसने मुझसे 210 रुपये ले लिए, तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई 200 लिए तो 210 दे दिया, 10 रुपये का फ़ायदा हो गया, बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, अगर वो ये कहता है कि रमेश जो कहता है कि गोपाल से कि भाई तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मुझे ज़रूरत है, और मैं तुम्हें क्या कहते हैं, आज मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें शाम तक, आज ही मैं तुम्हें शाम तक 1,20,000 रुपये दे देता हूँ। तब तो आप कहोगे कि हाँ भाई आज ही मिल रहा है मुझे, मतलब वो टाइम जो है वो आज का ही है। ठीक है, तो हमें क्या हो गया, फ़ायदा हो गया 20,000 रुपये का। लेकिन अभी क्या है
कि वो आज नहीं दे रहा है, वो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद दे रहा है। 3 साल के बाद क्या होगी, उस पैसे की वैल्यू जो है ना वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी आज उस चीज़ों की, आज अगर आप 14 प्रो मिल दे रहे हो तो हो सकता है कि 1,20,000 में तब आपको 14 प्रो भी ना मिले। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, तो उस हिसाब से हमें ये देखना होगा कि जो उसने 1,00,000 रुपए दिए हैं एक्चुअल में वो वर्थ हुए हैं उसके कि नहीं हुए हैं, जो भी उसको फुटकर पैसा यहाँ पे मिला हुआ है, उस टाइप में जो भी चीज़ें हुई हैं वो उसको कैसे ची हुई हैं। क्लियर है। तो इस टाइप में चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इन सभी को क्या करना होगा, इस वाले वैल्यूज़ में, इस वाले टाइम पे लाना होगा। आज उसने अगर 1,00,000 रुपए दिया है तो हमें ये देखना होगा कि 1 साल बाद अगर उसने 40,000 रुपये दिया तो 40,000 की कीमत आज कितनी थी, 40,000 की कीमत आज कितनी हो जाएगी। अगर 2 साल बाद उसने 35,000 रुपये दिए हैं तो 35,000 की कीमत आज के हिसाब से कितनी है, ठीक है। और अगर 3 साल बाद उसने 45,000 रुपये दिए हैं तो 3 साल के बाद 45,000 रुपये दिए हैं तो आज के हिसाब से उसकी कीमत कितनी है, आज के हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी है। तो क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर लेंगे। अगर वो वैल्यू 1,00,000 से ज़्यादा आ रही है तब तो आप कहोगे कि हाँ 1,00,000 रुपये देना सही है, अदरवाइज 1,00,000 रुपये देना और इस तरीके से फ्लक्चुएट करना यहाँ पे सही नहीं है। तब आप उसे ऐसे कह सकते हो, भाई 1,00,000 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है, शाम तक मुझे 1,20,000 रुपये चाहिए, ठीक है। तो अब उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आज के हिसाब से उसकी वैल्यूज़ क्या है। तो मीन हमें क्या करना है यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे देखो क्या हुआ, हमें फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे पता है, हमें क्या करना होगा, हमकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। हमें क्या करना होगा, इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है ना। और प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको पता ही है, सबकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको पता ही है, ठीक है। तो आप बताओ, इसकी पहले साल के अंत में उसने 40,000 रुपये दिए तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू हो गई हमारे पास वो हो जाएगी, हमारे पास फ्यूचर वैल्यू कितनी दे रखी है 40, तो 40 अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 13% है, 13% है तो 13 डिवाइड बाई 100 और ये हो जाएगा हमारे पास 13 डिवाइड बाई 100 कितने साल के लिए था, 1 साल के अंदर था तो 1 ही साल हो गए, ठीक है। प्लस उसके बाद इसके हिसाब से देखेंगे आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 35,000 रुपये हो जाएगा, 35,000 हो जाएगा, 35,000, ठीक है ना, 35,000 हो जाएगा। और 35,000 है, ये कब है 2 साल के एंड में है, तो इसके हो गए 2, यानी 1 प्लस 13/100 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। प्लस इधर आपका देखो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 45,000 हो जाएगा, और 45,000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आप बताओ, तो 1 प्लस 13/100 इसकी पावर कितनी, एन की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी। हाँ भाई बताओ, क्लियर है ना, ठीक है। तो इन्हीं की वैल्यूज़ को हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड ऑन करके यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलो अब कैलकुलेटर उठाओ फटाफट और देखते हैं ज़रा क्या आंसर आएगा। तो 40 अपॉन कितना हो गया, ये तो एक पावर 1 थी तो 1 प्लस नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास 1.13, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 1.13 कितना आ गया हमारे पास, तो ये वैल्यू आ गई 35.39 तक 2 डिजिट तक लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 35.39 आ गई, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये कितना है 35,000 बटे 1, ये हो जाएगा हमारे पास 35,000 और डिवाइडेड बाई 1.13, ठीक है ना। और इसके बाद डिवाइडेड बाई 1.13 कितना आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 27,410 सॉरी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 35,398 आई थी ना, 35,398 आई थी इसकी वैल्यू। एक मिनट इसकी वैल्यू एक बार फिर से निकाल देते हैं, इसकी वैल्यू एक बार फिर से निकाल देते हैं। ये आया था हमारे पास 40 अपॉन और 1.13, ठीक है। अच्छा, और ये कितने में था, ये 40 आपका क्या था, अच्छा 40,000 था, ये मैं 40 लिख रहा हूँ 40,000, ठीक है ना। तो 40,000 डिवाइडेड बाई 1.13, ओके अब सही है, 35,398, ठीक है 0.23, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। 35,000 की निकालो, प्लस करो
35,000 कितना हो जाएगा, तो 35,000 डिवाइडेड बाई 1.13, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1.13, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 27,410.13, तो 27,410.13 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालो लास्ट वाले की, 45,000 में और 45,000 डिवाइडेड बाई 1.13 इक्वल टू, और डिवाइडेड 1.13 डिवाइडेड 1.13 कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई 31187.25, 31187.25। तो भाई ये वैल्यू आ गई सबकी यहाँ पे प्रेजेंट में, सबकी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे ये आ गई कि आज के समय में इनकी वैल्यूज़ ये हैं, ठीक है ना। तो आज के समय में अगर इनकी वैल्यूज़ ये हैं तो इन सभी को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 35398 और प्लस इधर हो जाएगा 27410 प्लस इधर वैल्यू कितनी हो जाएगी 31187, तो 31187 कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 9395.61, तो 9395.61 9395.61 9395.61 यही है, अच्छा 93995 है, ओके 93995, हाँ करेक्ट 93995 तो आज के हिसाब से तीनों को अगर हमने कैलकुलेट किया, इन तीनों को वैल्यू को हमने क्या किया, ऐड ऑन किया, और इन तीनों को जब हमने ऐड ऑन किया यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू जो हो गई हमारे पास वो कितनी आ गई 93995। आप बताओ पैसे कितने दिए थे, 1 लाख रुपए दिए थे ना, तो अगर हम इसमें से 1 लाख रुपए माइनस कर दें, ठीक है ना, अब इसमें से 1 लाख रुपए माइनस कर दो जरा, कितना आता 93995 माइनस 1 1 2 3 4 5 कितना आ जाएगा, माइनस का 6005, माइनस का 6005। तो भाई क्या हो गया, सुनो कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है कि आप जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे उनका फ्यूचर वैल्यूज़ जितनी भी हैं, जितनी भी फ्यूचर वैल्यू का फ्लो है, उसकी आप सभी के पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उसका ऐड करेंगे, माइनस आप कर देंगे, किससे माइनस कर देंगे कि जो भी प्रेजेंट वैल्यू का ऑल यहाँ पे इनफ्लो है उससे आप माइनस कर देंगे, तो वो आपका निकलेगा क्या, नेट प्रेजेंट वैल्यू। यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गई है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू की अगर हम लोग बात करें कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाती है, तो भाई देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ध्यान समझना हमने क्या किया था, जितनी भी फ्लो था, ठीक है ना, जितना भी फ्यूचर का फ्लो था, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इनफ्लो, ऑल फ्यूचर इनफ्लो माइनस, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल आउटफ्लो, आउटफ्लो, ठीक है, ये आप माइनस कर दोगे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा यहाँ पे क्या, नेट प्रेजेंट वैल्यू। बेसिकली क्या है, बेसिकली वही है कि आपको क्या करना है, जितनी भी वैल्यूज आपकी आई हैं 1 साल के अंत में, 2 साल के अंत में, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इनका सबका क्या करेंगे, सम करेंगे, और जो आपका एक्चुअल में वैल्यू थी हमारे पास आउटफ्लो में, उसको आप माइनस कर दोगे और देखोगे क्या आ रहा है, तो वो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब एक चीज़ समझना, अगर एनपीवी, ध्यान से समझना यहाँ पे, अगर एनपीवी आपका 0 से ग्रेटर है, अगर एनपीवी 0 से ग्रेटर है तो एक्सेप्ट करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, अगर एनपीवी 0 से कम है तो रिजेक्ट कर देना,
नहीं भाई, नहीं भाई, मैं ऐसे पेमेंट, इस तरीके से पेमेंट मैं नहीं लूँगा क्योंकि इसमें मेरा लॉस है, रिजेक्ट कर देना। और अगर एनपीवी आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई भी प्रॉफिट कोई लॉस नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसकी, परपेचुटी की। परपेचुटी क्या होती है समझना है यहाँ पे। परपेचुटी की अगर हम लोग बात करें तो परपेचुटी क्या होती है, परपेचुटी इज ए टाइप ऑफ एन्युटी दैट द प्रोवाइड इक्वल पेमेंट ऑफ रेगुलर इंटरवल फॉर ए विद नो एंड डेट, ठीक है। परपेचुटी आपकी क्या होती है, एक तरह की एन्युटी है और जहाँ पे इक्वल पेमेंट एट रेगुलर इंटरवल के साथ उसको दिया जाता है, इक्वल पेमेंट दिया जाता है रेगुलर इंटरवल के साथ, तो दैट इज़ वो आपका क्या कहलाता है यहाँ पे, परपेचुटी कहलाती है, ठीक है। इक्वल पेमेंट जो है रेगुलर इंटरवल के साथ आपको दे रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए रेगुलर इंटरवल है, मान लीजिए आपने कोई पैसा लगाया, ठीक है, तो पहले साल में एंड में आपको लेट सपोज 20 के आपको रुपए मिल गए, फिर आपको 20 के रुपए मिल गए दूसरे साल के एंड में, फिर तीसरे साल के एंड में आपको फिर 20 के रुपए मिल गए। इस तरीके से वो पैसा आपको क्या होता जाएगा, कंटिन्यूस तक आगे, कंटिन्यूस तक, नो एंड डेट, इन्फानाइट तक आपको एक पैसा लगाया, उसका इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है यहाँ पे क्या, परपेचुटी, ठीक है। वो आपकी क्या कहलाती है, परपेचुटी कहलाती है। आपने जो भी पैसा लगाया है, ठीक है, जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है, उसका पहले साल के एंड में, दूसरे साल के एंड में, तीसरे साल के एंड में पैसा मिलता जाएगा, वो वाला मिलता जाएगा, दैट इज़ अ परपेचुटी, वो आपकी परपेचुटी कहलाती है, ठीक है ना। अब परपेचुटी देखो क्या होती है, जैसे मैंने आपको एन्युटी बताया था, वैसे परपेचुटी के भी केस में है कि परपेचुटी आपकी क्या होती है, इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है इमीडिएट, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही केस है। रेगुलर में आपका क्या होता था, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर में जो आपको पैसा मिल रहा है, दैट इज़ वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी परपेचुटी कहलाएगी, ठीक है ना। परपेचुटी को फाइंड कैसे करते थे, परपेचुटी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे भाई। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपसे कहा ना कि पहले साल के एंड में लेट सपोज आपको 20 के मिले, फिर आपको 20 के मिले, फिर आपको 20 के मिले, इस तरह से एक निश्चित अमाउंट जो है वो आपको यहाँ पे क्या बताया था, मिलता रहता है। तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या थी, आपने कितना पैसा लगाया था तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो होगा हमारे पास जो भी आपको इंटरेस्ट मिला है अपॉन में क्या कर देंगे, R/100, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर में, जैसे एन्युटी के बारे में था, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर में क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू जो भी हो जाएगी उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू जो भी आपका इंटरेस्ट है अपॉन R/100, इतना तो रहेगा। तो जैसे उसमें था यहाँ पे वैसे इसमें भी हो जाएगा, 1 + R/100 कर देंगे तो वो आपकी परपेचुटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप देखो किस टाइप में क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये आपका क्वेश्चन आ गया, रमेश वांट टू रिटायर एंड रिटर्न 36,000 एन्युटी, ही विश टू पास द पेमेंट टू फ्यूचर जनरेशन आफ्टर हिज डेथ, ठीक है। रमेश चाहता है कि उसके रिटायरमेंट में रिटायर होना चाहता है एंड रिटर्न 36,000 एनुअली, और उसको चाहता है कि जो हमें रिटर्न मिले वो 36,000 रुपये एनुअली मिले, हर साल के एंड में उसको 36,000 रुपये मिल जाए, ठीक है। ही विश टू पास द पेमेंट टू फ्यूचर जनरेशन आफ्टर दैट, वो चाहता है कि ये पेमेंट का जो प्रोसेस है ये चलता रहे, मेरे मरने के बाद भी चीज़ें चलती रहें आगे। ही कैन अर्न ए इंटरेस्ट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली, तो कंपाउंडेड एनुअली चाहता है 8%, कह रहा है हाउ मच विल ही नीड टू सेट असाइड ऑफ ए एक्यूमुलेट टू हिज परपेचुटी गोल, तो उसकी परपेचुटी गोल क्या होनी चाहिए, उसकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, ठीक है। यानी उसकी ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू जो हमारे पास थी, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए कि उसको पहले साल के, दूसरे साल के, तीसरे साल के और चौथे साल के में कितना रुपए मिलता रहे, 36 के, 36 के, 36 के और 36 के, और ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू तक चलता रहा है, दैट इज़ अ परपेचुटी। तो वो उसका परपेचुटी गोल क्या होना चाहिए, यानी इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए आपको बतानी है, ठीक है ना। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल है, हमें यहाँ पे इसकी क्या बतानी है, हमें यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ बतानी है, ठीक है ना, परपेचुटी गोल बतानी है हमें इसकी। तो परपेचुटी गोल जो हो जाएगा यानी वो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो क्या आएगा, चलो एक बार ट्राई करो जल्दी सब लोग यहाँ पे एक बार फटाफट पॉज ले करके और बताओ जरा क्या हो जाएगा इसका परपेचुटी गोल, ठीक है ना। हाँ, तो क्या बताया था मैंने, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास बहुत ही सिंपल है, क्या था, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है बताओ, 36,000 अपॉन क्या था वैल्यू,
आर अपॉन 100, आर कितना था हमारे पास, आर की वैल्यू कितनी थी 8 अपॉन 100। सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया 36,000 डिवाइडेड बाई 0.08। तो कैलकुलेटर उठाएंगे और फटाफट सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 36,000 डिवाइडेड बाई 0.08 कितना हो गया 4,50,000, 4,50,000 इतना। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इस टाइप में, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी परपेचुइटी, और भी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट टर्म हम लोग देख लेते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट आपका, और वो लास्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है, CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। क्या होती है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट? तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखो कि अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इज द रेट ऑफ विच एन इन्वेस्टमेंट ग्रो एनुअली, जो आपका क्या हो, एनुअली ग्रो हो, ऑन एवरेज एज्यूमिंग द प्रॉफिट और री इन्वेस्टेड ईच ईयर आपका क्या होता जा रहा है, एनुअली ग्रो होता जा रहा है। इस तरह से आपका ईच ईयर हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरा 2000 में प्रॉफिट हुआ था 250 रुपये का, 3,000 कह रहे हैं, 2001 में प्रॉफिट हुआ था मेरा 300 रुपये का, और 2002 में मेरा प्रॉफिट हुआ था कितने का, 400 रुपये का। तो हमारी जो ग्रोथ रेट है, कंपाउंड एनुअल जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, तो वो हमारी कितना परसेंट होगी, कितना परसेंट हमारी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। वो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, उसको फाइंड आउट करना होगा कि हमारी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है कोई वो कितनी हो गई। तो यहाँ पे कितने साल की बात कर रहा था, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बात कर रहा है कि 2000 में इतना, 2001 में इतना, 2002 में इतना, यानी 2000 से 2001 1 साल, 2001 से 2002 2 साल, 2 साल हुए टोटल। तो आपको क्या करना है, जो CAGR होता है, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होती है ना, उसमें हमें क्या करना होता है, जो भी आपकी यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो भी आपकी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट में हमें ये देखना है कि जो भी आपकी करंट वैल्यू होती है, जो भी आपकी क्या होती है, करंट वैल्यू होती है, ठीक है ना, ये यहाँ पे 2002 में करंट वैल्यू कितनी है, इतनी, और जो आपकी बेसिक वैल्यू होगी उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो करंट वैल्यू कितनी है 400, बेसिक वैल्यू कितनी है 250, डिवाइड कर दिया, और इसकी पावर हो जाएगी 1/n। यानी CAGR का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, करंट वैल्यू, जो भी आपकी करंट वैल्यू होगी, बेसिक वैल्यू, जो भी आपकी बेसिक वैल्यू होगी, की पावर 1/n। बस सॉल्व कर लो। अब क्या हो जाएगा इसका, कितना परसेंट, तो 400 अपॉन 250 की पावर कितना है, 2 ईयर से ना, इसका 1/2 ले लो, nth रूट यानी 1/2 ले लेंगे, रूट कर लेंगे इसका, ठीक है, इस टाइप में रूट कर लेंगे हमारे पास, तो आ जाएगा। क्लियर, ये वैल्यू हो गई करंट वैल्यू अपॉन बेसिक वैल्यू की पावर 1/n। लेकिन अभी रुको 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 रुको, इतना नहीं है, -1 भी होगा। क्या होगा, -1। तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो हो जाएगी CV अपॉन B, करंट वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू की पावर 1/n -1, ठीक है ना। तो बस -1 और कर लो यहाँ पे और सॉल्व कर लेंगे, करेक्ट आंसर। बोलो कोई डाउट, ठीक है ना। हाँ भाई बताओ, क्लियर है, क्लियर है। चलो, तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, एक तरीके से आपका ये हो जाएगा करंट वैल्यू अपॉन बेसिक वैल्यू इनटू ये। अच्छा, इसको हम लोग एक और फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होती है ना, वो आपकी पता है क्या हो जाएगी, वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप बताओ पहले कितना था, 250 प्रिंसिपल था, अमाउंट कितना हो गया 400 हो गया। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि A अपॉन P की पावर n-1, ये भी आपका CAGR। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। बोलो क्लियर है। तो ये आपका CAGR हो जाएगा और इसको कैलकुलेट कर लेना, इजी है, ये तो बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, आसानी से हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास CAGR का
अब कोई बच्चा कमेंट मत करना कि सर यहाँ पे -1 होगा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो मुझे ध्यान था, सिर्फ लगाना भूल गए। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ठीक है ना। तो -1 होगा, करंट वैल्यू अपॉन बेसिक वैल्यू की पावर 1/n -1, ठीक है। चलो ओके, चलिए, तो ये था हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट में। थैंक यू सभी को।